नमस्कार। सोचिए, कंपनी जो भारत में सिर्फ मसाले और कपड़े बेचने आई थी, देखते ही देखते दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक पर कब्जा कर लेती है। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है भारत में ब्रिटिश राज की। आज हम इस अविश्वसनीय सफर को समझेंगे कि कैसे मुट्ठी भर व्यापारी एक सोची समझी चाल से पूरे हिंदुस्तान को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? व्यापारी शासक कैसे बन गए? वो कौन सी घटनाएं थीं? वो क्या चालाकियां थीं जिन्होंने व्यापार के इरादे से आई एक कंपनी को हिंदुस्तान की सत्ता सौंप दी? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं एक एक करके। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। ये 18वीं सदी का भारत है। देखिए, उस वक्त तक शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की पकड़ दिल्ली के बाहर काफी ढीली पड़ चुकी थी। इस बिखराव ने एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम, एक खालीपन पैदा कर दिया था, और इस खाली जगह को भरने के लिए कई यूरोपियन ताकतें मौके की तलाश में थी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, उपनिवेश या कॉलोनी। इसका सीधा सा मतलब है, जब एक ताकतवर देश जैसे कि इंग्लैंड किसी दूसरे देश जैसे भारत पर अपना पूरा दबदबा बना ले, तब भारत इंग्लैंड का उपनिवेश बन जाता है। और मकसद सिर्फ एक होता है, भारत के सारे संसाधनों को अपने फायदे के लिए निचोड़ लेना। तो सवाल ये है कि आखिर अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया ही क्यों? इसका जवाब एक शब्द में है, मुनाफा। सब कुछ मुनाफे की एक जबरदस्त होड़ थी, जिसने व्यापार को कब शासन में बदल दिया पता ही नहीं चला। तो ये सिर्फ लालच नहीं था, ये एक पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल था। देखिए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की आग जल रही थी और उस आग को ईंधन चाहिए था। भारत वो ईंधन था। यहाँ से कपास, नील, चाय जैसा कच्चा माल सस्ते में उठाओ, फिर उसी माल से इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में बने कपड़े और दूसरा सामान वापस भारत के ही बड़े बाजार में ऊंचे दामों पर बेचो। मतलब एक परफेक्ट लूप था, और इस लूप को चलाने के लिए उन्हें भारत के संसाधनों और लोगों पर पूरा कंट्रोल चाहिए था। लेकिन ये सब सिर्फ बंदूकों के दम पर नहीं हुआ। अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियार थी उनकी स्ट्रैटेजी। फूट डालो और राज करो। उन्होंने देखा कि भारत के राजा नवाब आपस में ही बटे हुए हैं, और बस इसी कमजोरी का उन्होंने जमकर फायदा उठाया। पर मैदान में अंग्रेज अकेले नहीं थे। उनके सबसे बड़े यूरोपियन दुश्मन फ्रांसीसी, वो भी भारत में अपना दबदबा बनाना चाहते थे। दोनों कंपनियों के बीच भारत के व्यापार पर कब्जे के लिए एक लंबी और खूनी लड़ाई चली, जिसे हम कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं। आखिर में जीत अंग्रेजों की हुई और फ्रांसीसी बस कुछ छोटे मोटे इलाकों तक सिमट कर रह गए। अब भारत पर कब्जे का रास्ता एकदम साफ था। फ्रांसीसियों को रास्ते से हटाने के बाद अंग्रेजों ने अपना असली खेल शुरू किया। उनका गेम प्लान बहुत सिंपल था, लेकिन खतरनाक। स्टेप 1, 2 भारतीय राजाओं को लड़ते हुए देखो और किसी एक को अपनी फौजी मदद ऑफर करो। स्टेप 2, जब वो जीत जाए तो मदद के बदले उससे या तो बहुत सारा पैसा लो या फिर जमीन का कोई बड़ा टुकड़ा। स्टेप 3, उसी पैसे और जमीन से अपनी सेना को और भी बड़ा और मजबूत बनाओ। नतीजा, कंपनी अमीर और ताकतवर होती गई और भारतीय शासक कर्ज में डूबकर कमजोर। ये एक ऐसा विशिष्ट साइकिल था जो खुद को ही और ताकत देता था। और ये शोषण सिर्फ राजा नवाबों के स्तर पर नहीं था, ये तो जमीनी स्तर तक फैला हुआ था। कंपनी के अफसर अपना निजी व्यापार करते थे और टैक्स बचाने के लिए उस पर कंपनी का ठप्पा लगा देते थे। इससे स्थानीय नवाबों का खजाना खाली हो रहा था। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल लूटपाट और धोखाधड़ी के लिए करते, कारीगरों को अपना सामान कौड़ियों के दाम बेचने पर मजबूर करते और किसानों से बेरहमी से लगान वसूलते थे। जब इतना कुछ हो रहा था तो टकराव तो होना ही था, और यही टकराव हमें इतिहास के एक बहुत बड़े मोड़ पर ले आता है, प्लासी का युद्ध। ये वो लड़ाई थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारी से एक राजनीतिक ताकत बना दिया। इस लड़ाई में आमने सामने थे 2 दुश्मन। एक तरफ बंगाल के युवा नवाब सिराजुद्दौला, जो अंग्रेजों की बढ़ती ताकत को एक बड़े खतरे के तौर पर देख रहे थे, और दूसरी तरफ थी चालाक लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो नवाब के खिलाफ लगातार साजिशें कर रही थी और अपने व्यापारिक अधिकारों का खुल्लम खुल्ला गलत इस्तेमाल कर रही थी। तो लड़ाई का नतीजा तय कैसे हुआ? वो एक धोखे से हुआ। अंग्रेजों ने नवाब के सेनापति मीर जाफर के साथ एक गुप्त संधि की।
उन्होंने मीर जाफर से वादा किया कि अगर वो युद्ध में उनका साथ देगा तो बदले में वे उसे बंगाल का अगला नवाब बना देंगे। और फिर घटनाएं तेजी से घटीं। अंग्रेजों ने नवाब का हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया। नाराज नवाब ने हमला करके उन्हें हरा दिया, लेकिन क्लाइव ने एक संधि तोड़ने का झूठा बहाना बनाया और 22 जून 1757 को प्लासी के मैदान में हमला बोल दिया। पर यह कोई असली लड़ाई थी ही नहीं। मीर जाफर, नवाब का सबसे बड़ा सेनापति, अपनी पूरी सेना के साथ बस चुपचाप खड़ा तमाशा देखता रहा। सिराजुद्दौला को धोखा मिला और वे आसानी से हार गए। प्लासी की जीत सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, इसने भारत का भविष्य ही बदल दिया। राजनीतिक तौर पर बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव इसी दिन रखी गई। पहली बार एक व्यापार करने वाली कंपनी के हाथों में असली पॉलिटिकल पावर आई और इसने बाकी भारतीय राजाओं की कमजोरी भी दुनिया के सामने लाकर रख दी। आर्थिक तौर पर तो क्या ही कहना, कंपनी मालामाल हो गई और उसे बिना टैक्स के व्यापार करने का अधिकार भी वापस मिल गया। अगर प्लासी ने दरवाजा खोला था तो बक्सर के युद्ध ने उस दरवाजे पर ताला लगा दिया। ये वो लड़ाई थी जिसने प्लासी में मिली ताकत को स्थायी और कानूनी दोनों बना दिया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में जो हुआ वो प्लासी से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। इस बार ये धोखा नहीं बल्कि असली सैन्य ताकत का प्रदर्शन था। एक तरफ थी कंपनी की सेना और दूसरी तरफ खड़ी थी हिंदुस्तान की 3 बड़ी ताकतें एक साथ, मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के पूर्व नवाब। लेकिन इस जबरदस्त गठबंधन के बावजूद अंग्रेजों ने एक तरफा जीत हासिल की। लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेजों ने कलम की ताकत का इस्तेमाल किया। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, ये वो दस्तावेज था जिसने एक व्यापारिक कंपनी के कब्जे को कानूनी मान्यता दे दी और उन्हें भारत का असली शासक बना दिया। पहली संधि हुई मुगल सम्राट के साथ और इसमें कंपनी को वो मिला जो वो हमेशा से चाहते थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी। इसका मतलब था अब इन विशाल और अमीर इलाकों का सारा टैक्स और लगान सीधा कंपनी की जेब में जाएगा। बदले में सम्राट को पेंशन और 2 छोटे जिले देके चुप करा दिया गया। सोचिए, एक कंपनी अब पूरे क्षेत्र का खजाना कंट्रोल कर रही थी। ये पेंशन थी 26 लाख रुपए सालाना। सुनने में ये बहुत बड़ी रकम लगती है ना, लेकिन उस रेवेन्यू के सामने ये कुछ भी नहीं थी जो कंपनी अब इन इलाकों से कमाने वाली थी। ये एक शानदार सौदा था। सम्राट को एक छोटी सी पेंशन देके शांत कर दिया और बदले में सोने की खानी अपने नाम कर ली। दूसरी संधि अवध के नवाब के साथ हुई और ये भी उतनी ही चालाकी से भरी थी। नवाब को उनका राज्य तो वापस मिल गया, लेकिन एक शर्त पर। अब उनकी सुरक्षा एक ब्रिटिश सेना करेगी और उस सेना का सारा खर्चा भी नवाब ही उठाएंगे। मतलब नवाब के ही पैसे से नवाब पर नजर रखी जा रही थी और ऊपर से कंपनी को पूरे अवध में टैक्स फ्री व्यापार करने की छूट भी मिल गई। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब व्यापार ही शासन बन जाए तो क्या होता है? जब मुनाफे का लालच नीतियां तय करने लगे तो एक देश और उसके लोगों का भविष्य आखिर किस दिशा में जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब इतिहास के इस अध्याय में छिपे हुए हैं।